हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ बिजनेस स्टडी। ये हमारा बिजनेस स्टडी सेकंड चैप्टर के ऊपर अगला वीडियो, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं वन पर्सन कंपनी के बारे में। और हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर क्या प्रिविलेज दिया जाता है एक प्राइवेट कंपनी को ओवर पब्लिक कंपनी। यानी कि आज के इस सेशन में हम लोग बेसिकली टू टॉपिक्स कवर करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो टीचर्स कहीं ना कहीं इस टॉपिक से क्वेश्चन देना एकदम नहीं भूलते हैं। वन पर्सन कंपनी तो मे भी अगर छोड़ दे टीचर, मगर प्रिविलेज ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी तो टीचर कभी मिस नहीं करता क्वेश्चन देने से। यानी कि आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला आप लोगों के लिए। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि आखिर टाइप्स ऑफ कंपनी क्या होता है, कितने होते हैं। तीन तरीके के कंपनी होते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। और हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि प्राइवेट कंपनी क्या होता है एंड पब्लिक कंपनी क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंसेस देखें और हम लोग जाने कि किस तरीके से दोनों के बीच में डिफरेंशिएट किया जाता है। ठीक है, आज की इस क्लास में आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि आखिर वन पर्सन कंपनी होता क्या है। तो चलिए, वन पर्सन, जैसा कि आप देख पा रहे हो वन पर्सन कंपनी यहाँ पे दिख रहा है आपको। पहले कुछ हमसे चर्चा कर लो। देखिए, आपको पता है वन पर्सन कंपनी मतलब क्या होता है। वन पर्सन कंपनी मतलब वैसा कंपनी जो अकेला बंदा चला रहा है। तो सर अभी तो आप बताए थे कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और पब्लिक कंपनी स्टार्ट करना है तो मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए, 7 मेंबर होने चाहिए। तो अकेला व्यक्ति क्या कंपनी चला सकता है? तो पहले नहीं चला सकता था, मगर 2013 के बाद, है ना, 2013 के बाद अब एक अकेला व्यक्ति भी प्राइवेट कंपनी चला सकता है। यानी कि एक अकेला व्यक्ति अगर कोई दुकान चला रहा है तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, मगर कहीं ना कहीं आपको पता है सोल प्रोप्राइटर जो है वो बहुत सारा लिमिटेशन कैरी करता है, बहुत सारा लिमिटेशन होता है उसके साथ जुड़ा हुआ, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। मगर अगर बात करें हम लोग वन पर्सन कंपनी की, तो ये वो कंपनी है जो अकेला व्यक्ति चला सकता है। यानी कि वन पर्सन कंपनी सोल प्रोप्राइटर के साथ जो प्रॉब्लम एसोसिएटेड था, उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए वन पर्सन कंपनी को भी अलाउ दिया गया। ठीक है, मगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ। यानी कि वन पर्सन कंपनी के साथ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस जुड़े हुए हैं, आपको एक दायरे में रह के काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए उस चीज को हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, 2013 एक्ट इंट्रोड्यूस न्यू टाइप ऑफ एंटिटी टू द एग्जिस्टिंग लिस्ट। एग्जिस्टिंग लिस्ट कहने का मतलब पहले क्या था, पब्लिक एंड प्राइवेट, मगर उस लिस्ट में एक और लिस्ट आ गया वन पर्सन कंपनी का। वन पर्सन मतलब वैसी कंपनी जो एक आदमी के द्वारा चलाया जा रहा है। यानी कि उस कंपनी में एक ही डायरेक्टर है और एक ही मेंबर है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम फॉर्मिंग पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, द एक्ट 2013 इनेबल द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंटिटी। न्यू एंटिटी मतलब न्यू बिजनेस, अ वन पर्सन कंपनी, जिसको हम लोग शॉर्ट में, तो फॉर्मिंग ऑफ अ न्यू एंटिटी कॉल्ड वन पर्सन कंपनी। एंड वन ओपीसी, वन पर्सन कंपनी मींस अ कंपनी विथ ओनली वन पर्सन एट इट्स मेंबर। सिर्फ एक ही मेंबर होगा। बात समझे? चलिए, मगर आपको बता दिए हम पहले ही कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस के साथ इसको स्टार्ट किया जा सकता है। यानी कि कुछ लीगल रिक्वायरमेंट है जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप ये वन पर्सन कंपनी स्टार्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। तो रूल 3 सबसेक्शन 1 provides that only a natural person who is Indian citizen and a resident of India shall be eligible to incorporate OPC। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है स्टार्ट करना। इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है स्टार्ट करना। तो सर इंडियन ओपीसी कंपनी कौन स्टार्ट कर सकता है? तो एक इंडियन सिटीजन ही स्टार्ट कर सकता है एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहली बात तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए और वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होना चाहिए। सर सिटीजन और रेसिडेंट अलग होता है क्या? एकदम अलग होता है। जैसे मान लीजिए
हम इंडिया में जन्म लिए, मेरा इंडिया का आधार कार्ड है, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरा इंडिया का पासपोर्ट है, इंडिया के सिटीजन हम, मगर हम अमेरिका में रहते हैं, तो हम सिटीजन तो इंडिया के हैं मगर रेसिडेंट कहाँ के हैं? अमेरिका के। बात समझ में आए? अमेरिका में हम जॉब करते हैं, अमेरिका का सिटीजनशिप अभी हमको नहीं मिला, हम लेना भी नहीं चाहते, हम अभी 5 साल 10 साल जॉब करेंगे फिर चले जाएंगे इंडिया। क्या दिक्कत है भाई? तो रेसिडेंट अमेरिका के कहलाए और सिटीजन कहाँ के? इंडिया के, है ना। चलो, तो वो बंदा जो ओपीसी स्टार्ट करना चाहता है वो इंडिया में ही रह रहा हो और इंडियन सिटीजन भी हो, ठीक है। चलिए, जरूरी नहीं है कि अगर इंडियन सिटीजन है तो वो इंडिया का रेसिडेंट ही भी है। ये सब चीजें ना आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ोगे। देखो, इंडियन सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में ना 2 जगह आप पढ़ोगे। पहला तो इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे 11-12 में, और जब आगे पढ़ोगे, आगे जब ग्रेजुएशन में जाओगे तो आपको टैक्स पढ़ना पड़ेगा, टैक्सेशन। तो टैक्सेशन में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको कि रेसिडेंट कहाँ कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकता है, सिटीजनशिप इंडिया का कैसे मिलेगा, रेसिडेंट कब कहलाएंगे, रेसिडेंट कब नहीं कहलाएंगे, क्या हम अमेरिका घूमने गए और 2 महीना रहे तो क्या हम इंडियन रेसिडेंट कहलाएंगे कि अमेरिकन रेसिडेंट कहलाएंगे। ये सब सारी चीजें आपको आगे पढ़नी होगी। नो पर्सन शैल बी, अब देखिए क्या कह रहा है, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट मोर देन 1 ओपीसी। पहला क्राइटेरिया क्या दिया कि भाई आपको इंडियन सिटीजन होना है और रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना है, और दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर हम मान लीजिए हम इंडियन सिटीजन भी है और इंडियन रेसिडेंट भी है, अगर हम एक ओपीसी स्टार्ट कर लिए तो दूसरा ओपीसी स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे हम अगर दुकान चलाना चाहते हैं तो 2 दुकान, 10 दुकान, 15 दुकान स्टार्ट कर सकते हैं। मैं चाहूं तो 10 तरीके का प्राइवेट कंपनी स्टार्ट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं, क्या दिक्कत है। मगर ओपीसी की बात करें तो एक अकेला बंदा एक ही ओपीसी स्टार्ट कर सकता है और बिकम द नॉमिनी ऑफ देन 1 सच कंपनी। और नॉमिनी की बात करें तो नॉमिनी भी एक ही बंदा बन सकता है। जैसे देखो, इसको एग्जांपल से समझाते हैं। हम एक कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, ये तो क्लियर हो गया, 2 ओपीसी स्टार्ट नहीं कर सकते। नॉमिनी की बात करो, नॉमिनी क्या होता है? जैसे इंश्योरेंस में होता है ना, नॉमिनी का नाम दे दिए कि चलो भाई अगर हमको कुछ हो गया तो मेरा कंपनी का हिस्सा उसको मिल जाएगा। अब मान लीजिए ए और बी 2 बंदा है, ए और बी 2 बंदा है, एक सी है। ए भी ओपीसी चला रहा है और बी भी एक ओपीसी कंपनी चला रहा है, ठीक है। सी अकेला है और ये नॉमिनी बनने के लिए तैयार है, नॉमिनी बनने के लिए तैयार है, ठीक है। तो सी चाहे तो ए का बन सकता है, चाहे तो बी का बन सकता है। दोनों ओपीसी कंपनी का, दोनों ओपीसी का, है ना, नॉमिनी नहीं बन सकता है वो, ये बात है। तो एक रेस्ट्रिक्शन क्या हो गया कि एक इंसान या तो एक ही ओपीसी चला सकता है, और या तो अगर नॉमिनी बनना चाहता है तो एक ही कंपनी का नॉमिनी बन सकता है, 2 कंपनी का नॉमिनी नहीं बन सकता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन, ये पहला था और ये दूसरा। तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है कि अगर आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो कर गया तो आपको कंपल्सरली प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर पब्लिक कंपनी में। सर मतलब बाबू, अगर आप अपने बिजनेस में 50 लाख रुपए से ज्यादा 50 लाख रुपए से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल लगा देते हैं, यानी कि आपके बिजनेस में अगर 50 लाख से ज्यादा पूंजी लग जाता है, कैपिटल लग जाता है, 50 लाख तक तो ठीक है, मतलब ओपीसी में आप मैक्सिमम कितना पैसा लगा सकते हैं? 50 लाख रुपया। उससे 1 रुपया भी अगर ज्यादा होता है ना तो आपको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, या फिर पब्लिक कंपनी में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बात समझे? ये तो हुआ कैपिटल का। दूसरा, अगर एनुअल टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर मतलब क्या होता है पता है? सेल, सेल का दूसरा नाम होता है टर्नओवर, ठीक है। तो एनुअल सेल, 1 साल का सेल एवरेज 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 2 करोड़ से ज्यादा सेल हो गया तो भी दिक्कत है। बात समझे? तो बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस है। एक तो ओपीसी स्टार्ट कर रहे, ऊपर से अगर 2 करोड़ आज के डेट में क्या है, पर डे कितना हो जाएगा? पर डे का सेल बहुत ज्यादा तो जाएगा, 1 मिनट में कैलकुलेट कर देता हूँ।
2 करोड़ डिवाइडेड बाय 365, मात्र 54,000 रुपया। तो 50-60 हजार रुपए का सेल तो आराम से इंसान कर देता है कि नहीं। तो ओपीसी में बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है। 3 रेस्ट्रिक्शंस बताएं आपको। पहला, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। ओपीसी अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप एक ही ओपीसी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर एक ही कंपनी के नॉमिनी बन सकते हैं। एंड तीसरा क्या है कि आप 50 लाख रुपए से ज्यादा पेड अप शेयर कैपिटल नहीं लगा सकते हैं। एंड एनुअल टर्नओवर आपका 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये आपका है ओपीसी का लिमिटेशन। अगर ऐसा एक्सीड कर जाता है तो आपका सीज कर लिया जाएगा ओपीसी और आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा पब्लिक में, ठीक है, या फिर प्राइवेट में। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रिविलेज और बेनिफिट ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी। आप चला रहे हो प्राइवेट और हम चला रहे हैं पब्लिक कंपनी चला रहे हैं, तो क्या क्या फायदा मिलेगा आपको, क्या क्या बेनिफिट है आपको, चलिए इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए पहला कह रहा है अ प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म विद ओनली 2 मेंबर whereas at least 7 member are needed to form the public company। ये तो आपको पहले से पता है कि प्राइवेट कंपनी के लिए 2 मेंबर चाहिए और पब्लिक के लिए 7 मेंबर चाहिए, है ना। नेक्स्ट, अ प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव एट लीस्ट 2 डायरेक्टर whereas पब्लिक कंपनी में कितने होने चाहिए, 3 डायरेक्टर। ये भी आपको अच्छे से पता है। मतलब देखो कितना खूबसूरती से डिफरेंस को ये लोग प्रिविलेज में कन्वर्ट कर दिया, है ना। बेनिफिट, तो क्या क्या बेनिफिट है सर, तो 2 डायरेक्टर और उधर 7 डायरेक्टर, इधर सॉरी 2 मेंबर और 7 मेंबर। आपको बताए थे मेंबर और डायरेक्टर में डिफरेंस हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में, ठीक है। और 2 डायरेक्टर एंड यहाँ कितने चाहिए, 3 डायरेक्टर चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर प्राइवेट कंपनी टू मेंटेन इंडेक्स ऑफ इट्स मेंबर whereas it is mandatory for the public company to maintain index, है ना। इंडेक्स ऑफ मेंबर बताए थे ना कल हम लोग, डिफरेंस में पढ़े थे कि प्राइवेट कंपनी को इंडेक्स ऑफ मेंबर यानी कि मेंबर का जो लिस्ट है वो प्रिपेयर नहीं करना पड़ता है, पर पब्लिक कंपनी को लिस्ट ऑफ मेंबर मेंटेन करना पड़ता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने मेंबर हैं, कितने डायरेक्टर है, कितने मेंबर है। मगर पब्लिक कंपनी में ये चीज मेंटेन नहीं करना पड़ता है, इस चीज को रजिस्टर, और साथ ही साथ जानते हो मेंटेन तो करना पड़ता ही है, साथ ही साथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में आपको वहां पर जाके शो भी करना पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है, 4th पॉइंट, अ प्राइवेट कंपनी कैन इशू लोन टू इट्स डायरेक्टर विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। अगर मान लीजिए हम प्राइवेट कंपनी चला रहे तो हम अपने डायरेक्टर को, जैसे मान लीजिए डायरेक्टर कौन है, हम हैं, मेरा एक दोस्त है, एक और मेरा दोस्त है, हम लोग 3 लोग मिलके प्राइवेट कंपनी स्टार्ट किए, ए बी और सी, तीनों डायरेक्टर है। तो सी को अगर लोन चाहिए तो कंपनी का पैसा, कंपनी के पास 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा था, कंपनी 50 लाख रुपए उठा के सी को लोन के तौर पे दे दिया, और इसके लिए कोई भी परमिशन लेने का जरूरत नहीं है गवर्नमेंट से। तो सर सही तो बात है, ए बी सी का बिजनेस है, सी को लोन दिया जा रहा है, तो इसमें गवर्नमेंट से क्यों परमिशन लेंगे। हाँ, इसलिए लोन लेने के लिए परमिशन का जरूरत नहीं है। मगर हम पब्लिक कंपनी चला रहे हैं, अगर हम पब्लिक कंपनी चला रहे हैं तो पब्लिक कंपनी मतलब क्या, आप पैसा कहां से लिए हो, आप पैसा लिए हो जनता से, और अगर जनता से लिए हैं और 3 ही डायरेक्टर है, पब्लिक कंपनी चलाने के लिए कितने डायरेक्टर चाहिए, 3 डायरेक्टर, ए बी सी 3 डायरेक्टर है, और सी को पैसे का जरूरत है, तो सी को लोन नहीं मिल सकता है, और अगर लोन मिल भी रहा है तो पहले गवर्नमेंट के पास नोटिस जाना चाहिए। बात समझे सर, ऐसा क्यों, क्योंकि पब्लिक कंपनी जो है वो जनता का पैसा, जनता से पैसा उठाती है, और तुम जनता से पैसा लोगे और सी को लोन दे दोगे, यही करने के लिए बिजनेस बैठे हैं, नहीं ना, वो तो पैसा को तो इन्वेस्ट करना बिजनेस में ना। इसलिए पब्लिक कंपनी में लोन किसी डायरेक्टर को चाहिए तो मिल सकता है, मगर नोटिस देना पड़ता है गवर्नमेंट को भी और शेयर होल्डर को भी। मगर अगर बात करें प्राइवेट कंपनी में तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। देखिए 4th पॉइंट क्या कह रहा है,
A private company can issue loan to its director without prior permission of government, whereas public company must take permission of government before giving loan to director. है कि नहीं? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. ठीक है, फिफ्थ पॉइंट बात करते हैं. इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द प्राइवेट कंपनी टू होल्ड अ स्टैट्यूटरी मीटिंग. है ना? देखिए क्या कह रहा है. हम आपको बताए थे ना मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग की बात किए थे, है ना? एनुअल जनरल मीटिंग में क्या बताए थे कि एक प्राइवेट कंपनी को जरूरी नहीं है कि मीटिंग बुलाना है. जैसे पब्लिक कंपनी क्या करता है, जनता से पैसा लेता है, तो ये कंपलसरी है कि आपको सालाना कम से कम एक मीटिंग तो करना ही पड़ेगा. अब 50 मीटिंग कर लो, इससे मतलब नहीं है, मगर मिनिमम कितना मीटिंग करना है, एक मीटिंग. उसमें सारे शेयर होल्डर को बुलाना है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग. क्या बोलते हैं? स्टैट्यूटरी मीटिंग. तो अगर प्राइवेट कंपनी की बात करें तो स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलाने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जान पहचान के लोगों से ही पैसा लिया गया है ना. प्राइवेट में तो प्राइवेटली शेयर दिया जाता है, मगर पब्लिक कंपनी में आम जनता से आप लिए हो, इसलिए स्टैट्यूटरी मीटिंग बुलाना कंपलसरी हो जाता है. डिफरेंस में हम लोग पढ़े हैं. It is not compulsory for the private company to hold a statutory meeting and file a statutory report with the registrar, whereas it is essential for the public company. और साथ ही साथ एक फाइल भी बनाना पड़ता है. सर फाइल बनाना पड़ता है मतलब, अब जैसे मीटिंग हुआ, एनुअल जनरल मीटिंग हुआ, तो एनुअल जनरल मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ आप लिखिए, लिख के आप रजिस्ट्रार में सबमिट भी करिए. सर रजिस्ट्रार मतलब जहां पर आपका रजिस्ट्रेशन होता है, बताए थे ना, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए अलग संस्था है, ओबीसी बनाने के लिए अलग संस्था है ना, जाति प्रमाण पत्र. उसी तरीके से आपको कंपनी का एक जो ऑफिस है जहां पे आप सारा डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, उसको बोलते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. तो वहां पर सबमिट करना पड़ता है. मतलब कंपनी से रिलेटेड जहां पर भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है, उसको बोलेंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी. ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है देखिए. देयर आर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर, अपॉइंटमेंट एंड रेन्यूमरेशन ऑफ डायरेक्टर in a private company, whereas there are many restriction on the appointment number and remuneration of the director of a public company. देखिए प्राइवेट कंपनी में सब एक दूसरे के जान पहचान के लोग होते हैं, इसलिए कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है. रेस्ट्रिक्शन किसका, कि डायरेक्टर का कितना सैलरी होना चाहिए. अब बताओ कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है और कंपनी वो पूरा का पूरा फायदा डायरेक्टर को दे रही है. कैसे? तो सैलरी जहां देना चाहिए था 1 लाख रुपया पर मंथ, वहां दे रहा है 30 लाख रुपया पर मंथ. क्यों? क्योंकि भाई कंपनी का डायरेक्टर है इसलिए दिया जा रहा है. तो ऐसे मनमर्जी नहीं चलेगा. प्राइवेट कंपनी है, आप जनता से पैसा नहीं लिए हैं, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. पब्लिक को क्या मतलब? जब पब्लिक को मतलब नहीं है तो गवर्नमेंट को भी कोई मतलब नहीं कि आप कितना किसको सैलरी दे रहे हैं. मगर अगर पब्लिक कंपनी है तो भाई डायरेक्टर को कितना सैलरी दिया जाएगा, डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होगा, नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होंगे, सारा का सारा शेयर होल्डर के सामने डिसीजन लिया जाता है. बात समझे? तो इसलिए एक और प्रिविलेज क्या है प्राइवेट कंपनी के लिए, कि प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर कितने होंगे आपस में डिस्कस करेगा सर, सैलरी कितना होगा, और साथ ही साथ डायरेक्टर लोगों का सैलरी कितना होगा, डायरेक्टर लोगों का नंबर कितना होगा, और साथ ही साथ डायरेक्टर लोगों का वही सैलरी एंड कमीशन कितना होगा. ये कोई जरूरत नहीं है किसी को बताने का, कितना भी हो सकता है पब्लिक प्राइवेट कंपनी में. मगर पब्लिक कंपनी में नंबर ऑफ डायरेक्टर, कैसे अपॉइंट होगा, कितना रेन्यूमरेशन मतलब सैलरी होता है, रेन्यूमरेशन मतलब क्या होता है, सैलरी. तो कितना सैलरी होगा, ये सब चीजें सारे शेयर होल्डर के सामने डिस्कस होती है. ये एक फायदा है प्राइवेट कंपनी का. इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्राइवेट कंपनी टू इशू प्रोस्पेक्टस. ये भी हम लोग डिस्कस किए हैं कि प्रोस्पेक्टस इशू करने का कोई दरकार नहीं है. मतलब प्रोस्पेक्टस कब इशू करते हैं, जब शेयर बेचना है. तो शेयर हम आम जनता को थोड़ी बेच रहे हैं, है ना. मगर अगर बात करें पब्लिक कंपनी की, तो पब्लिक कंपनी के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है. पब्लिक कंपनी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है.
एंड लास्ट कंपनी, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है, प्राइवेट कंपनी कैन कमेंस इट्स बिजनेस आफ्टर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, देखो दो तरीके का सर्टिफिकेट होता है, एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। दो तरीके का, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ये क्या होता है हम लोग आगे चर्चा करेंगे, मगर आपको बता दे बस इतना फिलहाल कि प्राइवेट कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जैसे हम प्राइवेट कंपनी चलाना चाहते हैं, हम और आप मिलके दो बंदे हो गए, प्राइवेट कंपनी चलाना चाह रहे, डॉक्यूमेंट सबमिट किए, सब कुछ वेरीफाई हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। मगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन तो लेना ही होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, है ना, ये सब भी लेना पड़ता है। तो वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे और देखेंगे फिर उसमें, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हम लोग सीखे हैं कि प्रिविलेज क्या होता है एंड 1% कंपनी क्या होता है। प्रिविलेज कहने का मतलब बेनिफिट, कि क्या बेनिफिट है प्राइवेट कंपनी का ओवर पब्लिक कंपनी, है ना। उसी के ऊपर एक केस स्टडी है, चलिए देखते हैं इसको। भारत प्राइवेट लिमिटेड वाज प्रमोटेड इन 2005 बाय अ ग्रुप ऑफ 5 फ्रेंड, 5 फ्रेंड मिलकर स्टार्ट किए। As business of the company has grown considerably over the year, business बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था। Its management is now planning to convert into public company. तो जितने भी 5 लोग हैं, सारे मैनेजमेंट मिलके क्या चाहते हैं कि इस कंपनी को क्या करे, पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करे, मतलब प्राइवेट से क्या जाना चाहता, पब्लिक। एंड रेज फंड थ्रू पब्लिक सब्सक्रिप्शन, और पैसा कहां से अरेंज करे, पब्लिक सब्सक्रिप्शन से। तो स्टेट एनी 4 privilege that company will have to forgo मतलब छोड़ना पड़ेगा, to convert in public company। कहने का मतलब अगर ये लोग भारत प्राइवेट लिमिटेड, देखो नाम से ही पता चल रहा है, बताए थे ना, भारत पीवीटी एलटीडी, कल बताए थे, पीवीटी मतलब प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि ये प्राइवेट कंपनी। तो जैसे ही पब्लिक सब्सक्रिप्शन ये कर देगा तो ये भारत एलटीडी लगाएगा, फिर पीवीटी गायब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि अगर भारत प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर देता है तो क्या फायदा होगा, स्टेट सॉरी क्या फॉरगो करना पड़ेगा, मतलब वो कौन सा बेनिफिट है जो उसको छोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब अगर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होता है तो क्या क्या बेनिफिट इसको फॉरगो करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको क्या लिखना है, इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या मांग रहा है आपसे कि व्हाट आर द प्रिविलेज ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी। तो देखो क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछ सकता है, स्टेट एनी 4 पॉइंट ऑफ प्रिविलेज ऑफ प्राइवेट कंपनी ओवर पब्लिक कंपनी, पर ऐसे नहीं देके आपको घुमा के पूछा है। तो ये है बाबू असली केस स्टडी, समझे। आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आता है, आपको इसी तरीके से ट्विस्ट करके देगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लियो तो आराम से हो जाएगा, है कि नहीं, आराम से कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो आगे अगर चर्चा करें तो देखिए ये तो डिफरेंसेस दिख रहा है आपको, डिफरेंसेस हैं। एंड नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये एकदम स्पेशल टॉपिक है, अलग टॉपिक है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी किया जाता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।